Hello everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal, and today I am with the revision video on SEBI and SEBI LODR. So मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं बहुत ही कम टाइम में ये आपका पूरा SEBI एक्ट जो है वो रिवाइज़ करवा दूँ, तो हम लोग बहुत जल्दी रिवाइज़ करेंगे। तो ये 2 सितंबर 2015 को कुछ लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सेबी रेगुलेशंस 2015 मतलब सेबी एक्ट में ये लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं 2 सितंबर 2015, इसलिए इसका नाम हो गया सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है ना, इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है सेबी एलओडीआर का लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का कि जो भी नॉर्म्स हैं डिफरेंट सेगमेंट्स की कैपिटल मार्केट की वो एक ही जगह आ जाए, एक ही जगह लिस्ट हो जाए, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। So these regulations have been structured into single document with the aim to consolidate and streamline the provision of existing legal agreements. इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, ये रेगुलेशंस किस किस पे अप्लाई होती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, ऑब्जेक्टिव ये था कंसोलिडेशन करना, अलग अलग नॉर्म्स को कैपिटल मार्केट की कंसोलिडेट करना, टू कंसोलिडेट डिफरेंट नॉर्म्स ऑफ कैपिटल मार्केट। ओके, नाउ इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है लिस्टेड एंटिटी। ओके, इट इज़ एप्लीकेबल टू लिस्टेड एंटिटी, जिसने भी अपनी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज़ को लिस्ट कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, उसको हम बोलते हैं लिस्टेड एंटिटी। तो ये जो एलओडीआर है दैट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल दी लिस्टेड एंटिटी। फिर इसके साथ में इसमें इन्होंने जो डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी है ना, उसी का इन्होंने एक तरह से डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि कौन कौन सी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी जो है वो आ जाएंगी। सो दीज आर द फॉलोइंग डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी: स्पेसिफाइड सिक्योरिटी जो कि मेन बोर्ड या एसएमई एक्सचेंज पे है, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज़, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटी रिसीट्स एंड यूनिट्स इशूड बाय म्यूचुअल फंड्स, या फिर और कोई भी सिक्योरिटी जो बोर्ड ने स्पेसिफाई कर रखी है। सो जो प्रोविजंस हैं इस रेगुलेशन की वो एप्लीकेबल हैं टू द लिस्टेड एंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया एंड देन shall continue to apply to such entities even if they fall below such thresholds। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये वाले जो प्रोविजंस हैं, ये जो रेगुलेशंस हैं, ये क्योंकि बोला गया है हमें ये लिस्टेड एंटिटी पे अप्लाई होंगे। अब लिस्टेड एंटिटी पे भी ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया के हिसाब से होते हैं कि इतना अगर आपका मार्केट कैपिटलाइज मतलब इतना शेयर है अगर कैपिटलाइज मार्केट का, तो ये आप पे अप्लाई होगा। सो अगर इन फ्यूचर जैसे एक बार अप्लाई हो गया एंड वो जो थ्रेशोल्ड है वो उससे कम भी हो जाता है, उसके बाद में भी आपको लिस्टिंग जो रेगुलेशंस लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस है वो अप्लाई ही रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि थ्रेशोल्ड से लिमिट कम हो गई तो आप पे से ये ऑब्लिगेशन हट जाएगी। सो बेसिकली ये जो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन है ये इसलिए ही है कि जिससे कंसोलिडेट कर पाएँ हम कैपिटल मार्केट को, तो ये लिस्टेड एंटिटी पे हमारा अवेलेबल है, एप्लीकेबल है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। तो जो ये एलओडीआर है लिस्टिंग रेगुलेशन जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, सब्सटेंसिव प्रोविजन और प्रोसीजरल प्रोविजन। तो अब हम सबसे पहले देख रहे हैं कि क्या कॉम्पोजिशन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें कॉम्पोजिशन जो होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वो कौन कौन आते हैं, इसमें एक तो आते हैं आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और आता है आपका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक women director, and not less than 50% of the board of directors shall comprise of non-executive director। तो कौन कौन है इसमें, आपका ईडी है, एनईडी है और women director है। इन्होंने कंडीशन और बोल दी कि कम से कम ये जो एनईडी है ये कम से कम 50% तो हो ही टोटल डायरेक्टर्स के। तो ऐसे करके आपका बनेगा यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। फिर उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे प्रोविजन दिया है, प्रोवाइडेड दैट कंडीशन दी है उन्होंने, प्रोवाइडेड दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज शेल हैव एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। एक वुमेन डायरेक्टर, ये बोल रहे हैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर तो यहाँ होनी ही चाहिए जो भी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी है। अब ये जो टॉप 1000 है या फिर किस तरह से आप इसको रैंकिंग दोगे कि कौन सी टॉप है कौन सी बॉटम है, वो आप दोगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन
ठीक है। तो ये जो भी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी रही हैं इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर में, उनके ऊपर इन्होंने क्या कंडीशन लगा दी है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में भी एक आपकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होनी चाहिए, विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। ऊपर इन्होंने एक जनरल रूल दे दिया था कि एक विमेन डायरेक्टर होगा तो चल जाएगा, लेकिन इन्होंने बोला जो टॉप 1000 डायरेक्टर्स हैं उसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होना चाहिए, 1 विमेन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो यहाँ पे हमारा छोटा सा एक ये चार्ट बन गया है, और यहाँ पे आप एक चीज़ लिख लो कि टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज पे कौन है, 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। ओके, फिर इसके बाद में वेयर द चेयरपर्सन इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एटलीस्ट 1/3 जो है वो कौन होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे फिर से दो कंडीशन बन जाती हैं हमारी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। अब इसमें इन्होंने दो कंडीशन दे रखी हैं। अगर जो चेयरपर्सन है वो क्या है, एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ऑन दी अदर हैंड दूसरी कंडीशन इन्होंने दी है कि जो चेयरपर्सन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो नहीं है, लेकिन वो क्या है, जो चेयरपर्सन है वो क्या है, एक प्रमोटर है, या फिर वो रिलेटेड है प्रमोटर से। ठीक है, क्या दो कंडीशन है, एक तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, दूसरी कंडीशन क्या है, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो नहीं है, और या फिर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है लेकिन वो क्या है, वो प्रमोटर है या फिर वो रिलेटेड टू प्रमोटर है। ये वाली जो फर्स्ट वाली कंडीशन है उसमें तो ये है कि वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। सेकंड वाली में इन्होंने दो कंडीशन दी है, एक तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, या फिर अगर है तो वो प्रमोटर है या रिलेटेड टू प्रमोटर है। अब जो चेयरपर्सन है वो ही अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उस केस में क्या होगा, एटलीस्ट 1/3 कौन होने चाहिए, इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एटलीस्ट हाफ जो होंगे वो कौन होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। एटलीस्ट 1/3 जो होंगे वो कौन होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। और अगर वो नॉट अ रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है तो एटलीस्ट हाफ कौन होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। ये IED नहीं है, ये ID है। देखो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 1/3 कौन होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, या फिर अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और साथ में वो प्रमोटर या रिलेटेड टू प्रमोटर है, तो हाफ कौन होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाइड मैनर में मैंने वहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। ये देखो ये है ना, प्रोवाइडेड दैट वेयर द रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज अ प्रमोटर और इज रिलेटेड टू प्रमोटर, तब भी इन्होंने सेम ही दिया है। फिर यहाँ पे इन्होंने दिया है रिलेटेड टू प्रमोटर का मतलब हुआ प्रमोटर इज अ लिस्टेड एंटिटी, its directors other than independent director, its employees or its nominees shall be deemed to be related to it। और अगर जो प्रमोटर है वो अनलिस्टेड एंटिटी है तो उसकी डायरेक्टर, उसके एम्प्लॉय और उसके नॉमिनी शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड टू इट। ठीक है, तो इसमें इसका इन्होंने मतलब ये दिया है कि अगर जैसे आप प्रमोटर हो लिस्टेड एंटिटी के, तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो क्या माने जाएंगे, वो माने जाएंगे रिलेटिव। लेकिन अब ये वाला जो LODR है किस पे एप्लीकेबल होता है हमारा, ये एप्लीकेबल होता है हमारा लिस्टेड एंटिटी पे। तो लिस्टेड एंटिटी से ही हमें मतलब है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने दिया है कि यहाँ हाफ होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो बेसिकली आपका यहाँ चार्ट बन गया, जो चेयरपर्सन है वो अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और वो साथ में प्रमोटर है या रिलेटेड टू प्रमोटर है तो एटलीस्ट कौन होने चाहिए, हाफ होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इसका एक लॉजिक देखो, ऐसा क्यों हुआ है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से क्या होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से जो रेजोल्यूशन है वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगा। अब अगर जो चेयरपर्सन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही है तो वहाँ पे इतने ज़्यादा
उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगा अपने डिसीजंस में। ऑन दी अदर हैंड वो अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, मतलब वो जो चेयरपर्सन है वो रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, या फिर वो किसी भी तरह से प्रमोटर है या रिलेटेड टू प्रमोटर है, तो ऐसे केस में फिर आपको क्या ज़रूरत होगी, ऐसे केस में आपको ज़्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ज़रूरत होगी, जिससे आप अपना डिसीजन बायसनेस से फ्री दे सको। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की है। और यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ना, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट क्योंकि आपका LODR जो है वो लिस्टेड एंटिटी से कंसर्न्ड है, तो इसलिए हमारे लिए रिलेवेंट पहला वाला पॉइंट ही है। बट स्टिल एक डिफ्रेंसिएशन इन्होंने दिया है रिलेटेड टू प्रमोटर की डेफिनेशन में, कि अगर जो प्रमोटर है वो लिस्टेड एंटिटी का है, तो उसके सारे के सारे डायरेक्टर, सारे के सारे एम्प्लॉय, सारे के सारे नॉमिनी माने जाएंगे कि वो उससे रिलेटेड है, लेकिन जो उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो नहीं माने जाएंगे रिलेटेड। ऑन दी अदर हैंड अगर वो प्रमोटर लिस्टेड एंटिटी का है, तो सारे के सारे डायरेक्टर इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी माने जाएंगे कि वो उसके रिलेटिव हैं। ये वाली जो लाइनें हैं इंपॉर्टेंट है। इट्स डायरेक्टर्स अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का मतलब अगर जो प्रमोटर है वो लिस्टेड एंटिटी का प्रमोटर है, तो उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उससे रिलेटेड नहीं माने जाएंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। फिर उसके बाद में अभी हमने टॉप 1000 कंपनीज़ की बात करी थी, अब यहाँ पे टॉप 2000 कंपनीज़ की बात हो रही है। तो उसमें नॉट लेस देन 6 डायरेक्टर्स, कम से कम 6 डायरेक्टर्स होने चाहिए। इन्होंने और कोई इसमें कंडीशन नहीं दिया है। एज लिमिट का इन्होंने क्या दिया है यहाँ, नो लिस्टेड एंटिटी शिल अपॉइंट अ पर्सन और कंटिन्यू टू डायरेक्टरशिप, जब तो उसकी मैक्सिमम एज जो है वो 75 ईयर्स हो जाएगी, जब तक कि स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास नहीं हुआ है। और उसके साथ में एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट यू हैव टू एनेक्स टू द नोटिस फॉर सच मोशन। तो यहाँ पर जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। और एक पॉइंट जो ध्यान रखने वाला था वो क्या था, टॉप 1000 कंपनीज में आपको एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर है वो चाहिए। और टॉप कंपनीज हम कैसे देखेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखेंगे इमीडिएटली फाइनेंशियल ईयर में। अब यहाँ एज की बात हो रही है, तो एज इन्होंने जो मिनिमम एज है वो कितना है, मिनिमम एज है वो 21 वर्ष है, 21 साल की है। मतलब जब तक कोई पर्सन 21 ईयर्स की एज को कंप्लीट नहीं कर लेगा, तब तक वो क्या नहीं हो सकता, तब तक वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मैक्सिमम एज क्या दे रखी है इन्होंने, 75 ईयर्स दे रखी है। 75 ईयर्स से अगर ज़्यादा हो, 75 ईयर्स से अगर ज़्यादा हो गया कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये ध्यान रखो यहाँ सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही है, और 75 ईयर्स से अगर ज़्यादा हो गया है तो आप SR पास करके उसको रख सकते हो, लेकिन उस केस में भी आपको क्या करना होगा, एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी एनेक्स करना होगा। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द एज। अब बात हो रही है हमारी बोर्ड की मीटिंग की, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनकी मीटिंग कैसे होगी। तो इनकी मीटिंग जो है वो 4 बार होगी कम से कम साल में, और इन चारों ही बार के बीच में जो मैक्सिमम गैप रह सकता है वो 120 डेज़ का रह सकता है। मतलब आप मैक्सिमम 120 डेज़ के अंदर अंदर अपनी फर्स्ट मीटिंग के बाद सेकंड मीटिंग के बाद थर्ड मीटिंग कर लो, उससे ज़्यादा गैप आपको नहीं मिलेगा। जो कोरम रहता है, कोरम क्या होता है कि इतने लोगों के बिना मीटिंग स्टार्ट ही नहीं होगी। तो कोरम जो रहता है एवरी मीटिंग का ऑफ टॉप 2000 कंपनीज विद इफेक्ट शेल बी 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर्स। तो कोरम क्या रहेगा, 1/3 या टोटल 3 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। और एटलीस्ट कौन होना चाहिए इसमें, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, इसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होना ही चाहिए। तो टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज़ का कोरम क्या है, या तो 1/3 या फिर 3, whichever is higher, ठीक है। तो 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर्स whichever is higher, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे, कोरम तभी होगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर ऑडियो वीडियो मोड से हुई है, जैसे आप जूम पर कर रहे हो, तो क्या अलाउड है ये, मतलब जूम तो ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन हाँ ऑडियो वीडियो जो मोड है वो अलाउड है। अब वो मोड किस थ्रू रहेगा वो ऑफ कोर्स एक कंपनी का कंसर्न हो सकता है, वो कंपनी की अपनी पॉलिसीज़ में हो सकता है, क्योंकि उसको ऑफ कोर्स अपने मैटर्स को कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। बट हाँ, अगर कोई भी डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट कर रहा है थ्रू एनी ऑडियो वीडियो मोड, तो
उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कोरम का पार्ट मानेंगे। जैसे सपोज 2 डायरेक्टर यहाँ नहीं है जहाँ मीटिंग हो रही है, वो किसी और मोड से कनेक्ट करे हुए हैं, सो दैट विल बी डीम्ड दैट दे आर इन द मीटिंग। तो ये आपका जो है ना, ये MCQ में पॉइंट आ सकता है कि कोरम जो है वो AV मोड की मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रिव्यू ऑफ कंप्लायंस रिपोर्ट। रिव्यू ऑफ कंप्लायंस रिपोर्ट, इसमें क्या है, जो बोर्ड है वो कंप्लायंस रिपोर्ट को पीरियोडिकली रिव्यू करेगा और वो ये देखेगा कि सारे के सारे जो भी लॉज एप्लीकेबल है लिस्टेड एंटिटी को, वो कंप्लायंस में है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नॉन कंप्लायंस हो रहा है। जो इवैल्यूएशन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का शैल बी डन बाय इंटायर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें वो क्या क्या देखेगा, जिसमें वो देखेगा कि क्या उन्होंने सही से परफॉर्म किया है या नहीं, एंड उन्होंने इंडिपेंडेंस की क्राइटेरिया को मेट किया है या नहीं। मतलब जहाँ जहाँ भी 1 विमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए था वो है या नहीं है, और जहाँ पे भी उनको इंडिपेंडेंट रहना था उन्होंने करा है या नहीं करा है। प्रोवाइडेड दैट इन अबव इवैल्यूएशन डायरेक्टर हु आर सब्जेक्ट टू इवैल्यूएशन वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको खुद ही का इवैल्यूएशन करना है, खुद ही आप इवैल्यूएट करोगे तो क्या आप खुद को गलत कहोगे, नेवर। सो दैट इज़ वाई दे आर सेइंग कि जिन डायरेक्टर्स का इवैल्यूएशन हो रहा है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन जो इवैल्यूएशन है वो एंटायर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, उन डायरेक्टर्स को छोड़ के जिनका इवैल्यूएशन हो रहा है। अभी तक जो भी पढ़ा 2 सेकंड के अंदर अंदर मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले इन्होंने ये बताया है कि कॉम्पोजिशन में क्या क्या है। तो कॉम्पोजिशन में एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव है, एक विमेन डायरेक्टर है, कम से कम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए। टॉप 1000 पे इन्होंने कंडीशन दे दी है कि 1 विमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। फिर इन्होंने 2 पार्ट्स दिए कि चेयरपर्सन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। सेकेंड पार्ट इन्होंने दिया कि चेयरपर्सन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो नहीं है, लेकिन वो क्या है, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो नहीं है, और अगर वो है तो वो क्या है, प्रमोटर है या वो रिलेटेड टू प्रमोटर है। तो अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो कम से कम 1/3 क्या होने चाहिए, 1/3 आपके होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर ऑन दी अदर हैंड जो चेयरपर्सन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो नहीं है, लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर है तो वो प्रमोटर या रिलेटेड टू प्रमोटर है, तो ऐसे केस में हाफ क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। रिलेटेड टू प्रमोटर वाले में एक MCQ पॉइंट था कि जो प्रमोटर है लिस्टेड एंटिटी का, प्रमोटर है लिस्टेड एंटिटी का, उसके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो रिलेटेड नहीं माने जाते हैं। फिर इन्होंने कंडीशन दी थी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं टॉप 2000 कंपनीज़ के, उसमें कम से कम 6 डायरेक्टर होना चाहिए, कम से कम 6 डायरेक्टर होना चाहिए। फिर आई हमारी बात मीटिंग की, 4 बार होनी चाहिए साल भर में मीटिंग, मैक्सिमम गैप ऑफ 120 डेज। फिर इन्होंने कोरम दिया है टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी का, जो कि क्या होना चाहिए, 1/3 या फिर 3 डायरेक्टर्स विच एवर इज़ हायर, और इसमें एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। फिर रिव्यू की बात हमने करी कि रिव्यू जो है वो कंप्लायंस में है या नहीं, और इवैल्यूएशन हम किस बारे में करेंगे, परफॉर्मेंस के बारे में और इंडिपेंडेंस के बारे में। तो अभी तक यही सब पढ़ा है। सो नाउ वी शुड प्रोसीड रेगुलेशन 17A, जो कि बात करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। तो मैक्सिमम डायरेक्टर ऑफ जो मैक्सिमम नंबर है डायरेक्टरशिप्स की, इंक्लूडिंग एनी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप्स, कैन बी हेल्ड एट अ पॉइंट, कैन बी हेल्ड बाय देम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अ पर्सन शिल नॉट बी डायरेक्टर इन मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटीज़। वो जो है वो मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटीज़ में ही किसी भी टाइम पे रह सकता है एज अ डायरेक्टर, और वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह भी उस टाइम पे कहीं पे भी और सर्व नहीं करेगा। तो एक तरह से जो एक पर्सन है वो एक टाइम पे डायरेक्टर रह सकता है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह सकता है इन मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटीज़। नॉट विद स्टैंडिंग द अबव, एनी पर्सन जो कि सर्व कर रहा है एज होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर इन एनी लिस्टेड एंटिटी शेल सर्व एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन नॉट मोर देन 3 लिस्टेड एंटिटीज़। अगर वो MD या WTD की तरह भी सर्व कर रहा है एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, इफ़ who is serving as whole time director or managing director in any listed entity shall serve as independent director। मतलब अगर वो WTD या MD है किसी लिस्टेड एंटिटी का और साथ में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह भी सर्व करना चाहता है, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है ना वो 3 लिस्टेड एंटिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये भी है, इसमें जो लिस्टेड एंटिटीज़ हैं ये सिर्फ वही मानी जाएंगी जिनके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, उसको बोलेंगे हम लिस्टेड एंटिटी। फिर उसके बाद में बात हो रही है आपकी रेगुलेशन 26 की, जो कि बात कर रहा है restriction on number of membership. तो a director shall not be member in more than 10 committees or act as chairperson of more than 5 committees. अभी जो बात हो रही थी ऊपर वो ये हो रही थी कि कितनी कंपनीज में वो एज अ डायरेक्टर रह सकता है, लेकिन अब यहाँ बात हो रही है मेंबरशिप की। तो वो मेंबर जो है वो 10 कमेटी से ज़्यादा में नहीं रह सकता और चेयरपर्सन 5 कमेटी से ज़्यादा में नहीं रह सकता। बहुत सारी कमिटीज़ भी होती हैं ना, तो उसमें भी ये है आप किस कमेटी में मेंबर हो सकते हो। सो अ डायरेक्टर कैन नॉट बी अ मेंबर इन मोर देन 10 कंपनीज and cannot act as a chairperson in more than 5 committees across all listed entity, जिसमें भी वो डायरेक्टर है। ठीक है, अभी जो नंबर है ना 10 और 5 का, ये हम कैसे निकालेंगे? इसमें क्या क्या आएगा आपका, इसमें आपकी सारी की सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आएंगी, चाहे वो लिस्टेड हैं चाहे वो लिस्टेड नहीं हैं। इसमें एक्सक्लूडेड क्या क्या होगा? ऑल अदर कंपनीज, जैसे आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, फॉरेन कंपनी हो गई, या फिर सेक्शन 8 वाली कंपनी हो गई, ये एक्सक्लूडेड होंगी। तो मतलब हम क्या देखेंगे इसमें, हम ये देखेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज अगर वो लिस्टेड हैं तो हम उसको देखेंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हम नहीं देखेंगे। और जो चेयरपर्सन और मेंबरशिप है ऑडिट कमेटी का और एसआरसी का, हम उसी को देखेंगे, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी को ही देखेंगे हम, जो मतलब चेयरपर्सन और मेंबरशिप है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है ना कमिटीज़ की, तो इन कमिटीज़ में क्या क्या आता है? इन कमिटीज़ में आता है आपका ऑडिट कमेटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। सो बेसिकली एक डायरेक्टर जो है वो 10 कमिटीज़ में मेंबर नहीं हो सकता है, 10 कंपनी से ज़्यादा में मेंबर नहीं हो सकता। कौन कौन सी कमेटी? ऑडिट कमेटी और एसआरसी। और जो कंपनीज़ की बात हो रही है, लिस्टेड एंटिटी की बात हो रही है, वो कौन सी हैं? वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ ही हैं। ओके, तो इन दोनों ही कंपनीज़ में और किसी भी कंपनी की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ ऑडिट कमेटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की बात हो रही है। तो इसी पे ये 10 और 5 वाली रिस्ट्रिक्शन है। एवरी डायरेक्टर शेल इन्फॉर्म द लिस्टेड एंटिटी अबाउट द कमिटी पोजिशंस ही और शी ऑक्यूपाइज इन अदर लिस्टेड एंटिटीज एंड नोटिफाई चेंजेस एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। तो हर डायरेक्टर को इन्फॉर्म करना होगा कमेटी की पोजीशन के बारे में, और जैसे जैसे उसमें चेंज होगा उसके बारे में भी ही और शी हैज़ टू इन्फॉर्म। आई होप आपको ये समझ आया होगा। रेगुलेशन 26, इसमें रिस्ट्रिक्शन किसकी हो रही है? 10 कमेटी से ज़्यादा में मेंबर नहीं हो सकता, 5 कमेटी से ज़्यादा में चेयरपर्सन नहीं हो सकता। इसमें आएगा क्या लिस्टेड एंटिटी में? इंक्लूड्स ऑल द पब्लिक कंपनीज वेदर लिस्टेड और नॉट। और जो बात हो रही है चेयरपर्सन की, वो किसकी बात हो रही है? चेयरपर्सन एंड मेंबरशिप ऑफ ऑडिट कमिटी एंड एसआरसी।